पिघला दे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस न्यू यूनिट क्लासेस में अपन पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में अपन ने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया है। दिल्ली सल्तनत में अभी आपने गुलाम वंश को पढ़ा, गुलाम डायनेस्टी के बारे में आपने पूरा स्लेव डायनेस्टी किस तरीके से उसका फाउंडर और किस तरीके से वो डायनेस्टी आगे चलती है। इसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से खिलजी डायनेस्टी आती है और खिलजी डायनेस्टी के बाद आप पढ़ रहे हो तुगलक डायनेस्टी यानी कि तुगलक वंश। तुगलक वंश में आपने देखा कि गयासुद्दीन तुगलक ये इसका फाउंडर रहता है। गाजी मलिक के नाम से इसका अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना है गाजी मलिक। और गाजी मलिक के बाद क्या होता है, ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, शासन करता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा पहली बार नहरों का निर्माण किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है पेपर में कि पहली बार दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो आपको याद रखना है कौन है आपका, तो आपको याद रखना गयासुद्दीन तुगलक। और अगर सबसे ज़्यादा नहरों की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा नहरों का जो विकास है तो वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब आपको देखना है कि इसके ही पुत्र गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जूना खां के द्वारा क्या किया जाता है, एक लकड़ी का महल बनवाया जाता है। ये पंजाब विजय अभियान के टाइम पर या बंगाल विजय अभियान से लौट रहा होता है, इसका स्वागत करता है। और वह महल लकड़ी के महल में गिर जाने से क्या होती है, इसकी मौत हो जाती है। और अगला शासक आता है यानी कि जौना खां, या बोल सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी कुछ पेपर में पूछने को आता है बेचारा। इस या यूँ कहेंगे कि एक ऐसा शासक जो हर योजना मतलब प्लानिंग के साथ स्टार्ट करता है, लेकिन ये योजना भविष्य के लिए मतलब सोचकर भविष्य के लिए स्टार्ट करता है, लेकिन भविष्य में आगे बढ़ने से पहले ये योजना क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। जैसे उसकी तरफ 5 योजनाएं स्टार्ट की गई थी। और आपसे पहले मैं आपको बता दूं कि गयासुद्दीन तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, यानी कि जौना खां कहें या मोहम्मद बिन तुगलक कहें या MBT कहें, तो ये शासक ऐसा शासक है जो दिल्ली सल्तनत में अब तक का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। यानी कि बोल सकते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख शासक बताया गया है इसको इतिहासकारों के द्वारा। और बात करें तो ये कई भाषाओं को जानता था, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत जैसी कई भाषाओं को जानता था। ज्योतिष विज्ञान का ज्ञाता था, खगोल विज्ञान को भी जानता था। तो कई सारे विषयों की जानकारी रखता था और कई सारी भाषाओं को जानता था। इसने क्या किया, हिंदू धर्मों को मनाने के लिए मतलब हिंदू धर्म पहला ऐसा शासक हुआ है जिसके द्वारा हिंदू धर्मों मतलब हिंदू धर्म जो है उससे संबंधित जो त्यौहार मनाए जाते थे उसमें भी भाग लेता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो हिंदू धर्म से संबंधित त्योहारों में भाग लेता था, तो आपको याद रखना है MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके ये किस तरीके से अयोग्य शासक साबित होता है, तो इसके लिए अपन को देखना है। ये आप पढ़ रहे हो तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक ये आपका तुगलक वंश चलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक आप पढ़ रहे हो, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि 1325 से 1351 तक ये मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया। आपको बता दिया, ये पूछा जाता है, ये प्रथम शासक हुआ है जिसने हिंदू धर्म है, हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं उनमें इसके द्वारा भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। सरकारी सेवाओं में, सरकारी जो सेवा होती है गवर्नमेंट क्षेत्र में जो नौकरियां निकलती है उसमें इसने क्या किया, योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्रारंभ की। अभी तक क्या होता था, अभी तक मतलब जैसे आपकी कोई सेटिंग है तो आपको भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन इसमें सिर्फ इसने ये कहा अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर क्षमता है तो आप इस पद के लिए दावेदार हो। ठीक है। तो इसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसके टाइम पर ही सबसे ज़्यादा हिंदू लोगों को यानी कि जो हिंदू थे, हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। क्यों, इसने योग्यता के आधार पर ये दरवाजे खोले थे। ठीक है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक अपने जीवन में 5 प्रकार की योजनाएं शुरू करता है और 5 योजनाएं जीवन में असफल होती हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आपको याद रखना है MBT यानी कि शॉर्ट फॉर्म है मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी 5 प्रमुख योजनाएं। बर्नी ने अपनी बुक, जो बर्नी इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में लिखा है कि इनके द्वारा 5 योजनाएं चलाई गई। जैसे कि दोआब क्षेत्र में भू राजस्व वृद्धि। दोआब क्षेत्र मतलब गंगा यमुना का वो एरिया
जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज था कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता था उस टाइम पर, और अभी भी है, ऐसा नहीं है। उस टाइम पर क्या हुआ, जब अकाल यानी कि जब वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई और नदियों का जो पानी है वो सूख गया, और उस टाइम पर इसके टाइम पर इस दोआब क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में क्या हुआ, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद क्या हुआ, इसके जो सैनिक मतलब जो टैक्स रेवेन्यू अधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने क्या किया, किसानों के ऊपर अति अत्याचार करके उनसे कर वसूला। और इसकी जानकारी जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चलता है तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाता है। तो इसके बदले में उसे मतलब टैक्स लेने के बदले में ना तो टैक्स मिलता है, और क्या करता है, इसके बदले में किसानों को उल्टा ही इसको ऋण देना पड़ता है। तो इसकी पहली योजना यहाँ पर असफल हो जाती है। ये योजना क्या रही, असफल रही। यहाँ पर इसने दोआब क्षेत्र में 50% कर वृद्धि कर दी थी। कितनी, 50% कर वृद्धि की थी। कितनी, 50% कर वृद्धि। तो क्यों, क्या हो गया यहाँ पर, गंगा यमुना वाले एरिया में इसने टैक्स तो लगाया लेकिन 50% कर वृद्धि की। लेकिन दुर्भाग्य, मोहम्मद बिन तुगलक का दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ पर जैसे ही टैक्स बढ़ाता है लेकिन अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने पर क्या होता है, किसानों से जोर जबरदस्ती करके टैक्स वसूल लिया जाता है, लेकिन जनता काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुई, दुखी हुई और राजा के पास आती है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के सामने उपस्थित होती है। तो सारी जानकारी उसको पता चलता है, तो उसको बड़ा दुख होता है कि मेरे शासनकाल में मेरे रहते हुए जनता पर इतने अत्याचार ढाए गए। तो इसके बदले में उनको फिर से उनकी लाइफ को फिर से शुरू करने के लिए तो इसने क्या किया, फिर से ऋण दिया और अमीर एक कोई मतलब एक कृषि विभाग की ये स्थापना करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसके द्वारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि जो क्या हुआ, असफल रहा। क्रॉस का मतलब आप समझ जाना क्या है, ये असफल। ठीक है, दूसरी है उसने दूसरा परिवर्तन मतलब राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद। अब दिल्ली से दौलताबाद आप इस तरीके से देख सकते हो कि इसके टाइम पर सबसे ज़्यादा राज्य विस्तार हुआ। बस इसने क्या किया था, बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर वाला एरिया इसके अंडर में नहीं था उत्तर में, लेकिन इसमें क्या था, ये दिल्ली पड़ती है यहाँ पर। तो इसने सोचा कि दौलताबाद यानी कि महाराष्ट्र वाला एरिया, यहाँ पर इस तरीके से बीचों बीच अगर हम अपनी राजधानी रखते हैं तो शासन अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो वैसे सोचा तो अच्छा था, लेकिन क्या होता है, इसके द्वारा राजधानी परिवर्तन दौलताबाद से देवगिरी 1326 से 1327 में याद रखना है आपको। तो इसने बिल्कुल बीचों बीच रहने का प्लानिंग तो की, लेकिन ये असफल हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो मुस्लिम थे, मुसलमानों की संख्या बढ़ी और इसमें क्या हुआ, राजनीतिक रूप से विद्रोह देखने को मिला और इसकी ये योजना भी असफल हो जाती है। ठीक है, वही अगर बात करते हैं प्रतीक मुद्रा का प्रचलन यानी कि सांकेतिक मुद्रा बोल सकते हैं, ये 1390 मतलब 1329 से 1330 में चलाता है। सांकेतिक मुद्रा यानी कि तांबे की जो मुद्रा थी, इसने मतलब सोचा, बहुत अच्छी सोच थी। इसके मन में विचार आया कि अगर सोने और चांदी के सिक्के चलाए जाएंगे तो आगे आने वाले टाइम पर क्या होगा, सोने और चांदी की कमी हो जाएगी। तो इसने सोने और चांदी के सिक्कों को बंद करके इसने क्या किया, तांबे और कांसे के सिक्कों का चलन किया। तो इसने किसी भी प्रकार सिक्के तो जारी कर दिए, मतलब जो टकसाल थी वहाँ पर ये सिक्के बनाना स्टार्ट हो गया, लेकिन मैन इसने सोचा नहीं कि हर घर में कांसा उपस्थित है। तो जनता ने क्या किया, अपने ही घर में अपने ही हाथ से सिक्के बनाना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, लोगों को पैसे की बिल्कुल भी वैल्यू समझ में नहीं आई, हर घर में सिक्के उपस्थित है। इस कारण से क्या हुआ, इसकी ये योजना भी क्या हुई, असफल हुई। ठीक है, इसके बाद इसका अगला आपको देखना है खुरासान अभियान। तो ये समझ में आ गया, तांबे और कांसे के सिक्के जारी किए, लेकिन क्या हुआ, तांबे और कांसे के सिक्के हर घर में उपस्थित हो गए। लोगों को पैसे की वैल्यू समझ में नहीं आई, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगे, सिक्के बनाने लगे। और इससे क्या इससे क्या हुआ, हर घर में सिक्के उपस्थित और खजाने से जो सिक्के जारी हो रहे थे उनकी वैल्यू नहीं रही। तो इस तरीके से इसकी ये योजना भी असफल हो गई, ये याद रखना है। वहीं अगर आगे चलते हैं खुरासान अभियान की योजना। खुरासान अभियान मतलब ये क्या था, ऊपरी एरिया में क्या, जैसे मंगोल है, मंगोल के पास वाले एरिया मंगोल है और उसके आसपास वाले एरिया में खुरासान अभियान चलाया। इसमें क्या होता है, खुरासानों के शासक खत्म हो जाते हैं उस टाइम पर,
तो मिस्र के शासक के साथ मिलकर ये मित्रता कर लेता है मिस्र के सुल्तान से, और ये खुरासान पर अधिकार करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर आपसी सुलह हो जाती है और शासक फिर से तैनात हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है, इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब आगे सोचा नहीं, लेकिन योजना बना दी खुरासान पर अपन को अभियान चलाकर उसको अपने अपने राज्य में लाना है। तो क्या होता है, ये मतलब जनता 3 लाख से लगभग 3 लाख मतलब 3 लाख से ज़्यादा सैनिकों की सेना बनाता है और उनको 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश मोहम्मद बिन तुगलक का दुर्भाग्य देखिए कि चौथी योजना जो उसने बनाई है, इसमें क्या होता है, वहाँ खुरासान वाले एरिया में आपसी सुलह हो जाता है और एक नया शासक तैनात हो जाता है। और जैसे इनकी जनता वहाँ पहुँचती है तो इनको फिर से वापस लौटना पड़ता है और जनता वापस लौटती है और इनका अग्रिम 1 साल का वेतन इनके खजाने से जो दिया गया था वो वापस, यानी कि वो बेकार चला गया। तो इनकी ये खुरासान अभियान वाली योजना भी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, ये भी याद रखना है। वहीं कराची यानी कराची अभियान ये लगभग हरियाणा के पास, इतिहासकारों के अनुसार ये कराची जो है ये हरियाणा के पास वाला ही एरिया था, उसके आसपास वाला एरिया था। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये इसको भी विजय मतलब इस पर भी क्या होता है, इस पर चढ़ाई करता है, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित एरिया था और जनता को ले जाता है, मतलब जनता नहीं सैनिकों को ले जाता है। तो आधे से ज़्यादा जनता क्या होता है, यहाँ पर बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश होने से क्या होता है, पहाड़ और से जो पत्थर गिरते हैं, काफ़ी जनता यहाँ पर मर जाती है। तो इस तरीके से इसका ये अभियान भी क्या होता है, हाँ सफल हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में 5 प्रकार की योजना चलाई, पांचों योजनाएं असफल रहती है। चलाई तो उसने भविष्य को देखकर थी कि भविष्य में जाके ये योजनाएं मतलब अगर सफल होंगी तो ये योजनाओं से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी सारी योजनाएं असफल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, एमबीटी के समय में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर सबसे अधिक मतलब कौन सा शासक हुआ है जिसके टाइम पर सबसे अधिक राज्य विस्तार हुआ है और सबसे अधिक विद्रोह हुए हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही है जिसके टाइम पर सबसे ज़्यादा राज्य विस्तार भी होता है और सबसे ज़्यादा विद्रोह भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसीलिए कृपया करके आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ इतिहासकार हुए, अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे एल्फिंस्टन की बुक, यानी कि एल्फिंस्टन की जो बुक है हिस्टोरी ऑफ इंडिया, आपको बुक का नाम भी याद रखना है, यानी कि स्टोरी ऑफ इंडिया, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसकी बुक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एल्फिंस्टन की बुक में मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक बताया, क्या बताया, पागल बताया। एमिट स्मिथ जो इतिहासकार हुए, स्मिथ के द्वारा विद्रोही शासकों मतलब विद्रोही तत्वों का मिश्रण बताया है। इसको किसको बताया, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल किसने बताया है, तो आपको याद रखना है एल्फिंस्टन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बताया, पागल शासक बताया है। एमिट स्मिथ जो स्मिथ हुए हैं उन्होंने एमबीटी को क्या बताया, विद्रोही तत्वों का मिश्रण बताया है। और एडवर्ड थॉमस ने धनवानों का युवराज बताया है। एडवर्ड जो थॉमस हुए हैं इन्होंने धनवानों का युवराज बताया, ये याद रखना है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिक्कों का राजकुमार, तो सिक्कों का जो सुकुमार है वो भी इसको बताया गया है। तो ठीक है, याद रखना है आपको, पागल किसने बताया ये भी याद रखना है। और विरोधी तत्वों का मिश्रण स्मिथ ने बताया है और एडवर्ड थॉमस ने क्या बताया है, इसे धनवान युवराज बताया है। और वहीं अगर बात करते हैं सिक्कों का सुकुमार किसे कहते हैं, तो आप याद रखोगे इसको मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। अब क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक इस तरीके से अपने जीवन में काफ़ी कुछ करना चाहता था, लेकिन करते हुए सफल तो नहीं हुआ, असफलता ही जीवन में देखने को मिलती है। लेकिन इसकी 1351 में ठट्टा के पास इसकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी तीव्र जो ज्वर था यानी कि फीवर आ गया, फीवर आने से इसकी मृत्यु हुई 1351 में, बोल सकते हैं 30 यानी कि 51 में, कहाँ पर, ठट्टा में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं अगला शासक आएगा, एक ही जो रहेगी इसके टाइम पर सर्वाधिक राज्य विस्तार और विद्रोह हुए। दक्षिण भारत में अगर बात करते हैं तो दक्षिण में विद्रोह होते हैं और 2 नए राज्य उभर कर आते हैं, जैसे विजयनगर 1336 में, वहीं बहमनी साम्राज्य यानी कि बहमनी वंश
1347 में। तो याद रखना है 1347 में बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य यानी कि हसन गंगू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में 1336 में। याद रखना है ये। तो इस तरीके से अपन ने मोहम्मद बिन तुगलक पूरा कंप्लीट किया है। किसने क्या कहा ये सब देखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। अभी इसमें मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा सा और रह गया है। इसमें कौन कौन से सिक्के चलाए इसने, ये किस किस नाम के सिक्के चलाए ये देखना है आपको। यानी कि और इसने कृषि विभाग के लिए दीवान यानी कि अमीर कोई ये स्थापना किया। तो कल इसको पूरा कंप्लीट, और अगला शासक आने वाला है यानी कि फिरोज शाह तुगलक, जो इसका भाई रहता है और ये शासन करता है। इसके द्वारा काफ़ी अधिक नहरों का विस्तार करवाया जाता है और धार्मिक नीति काफ़ी कट्टर रहता है धार्मिक रीतियों के प्रति। तो ये अपन कल देखते हैं, जिसके द्वारा क्या जलाया जाता है, जैसे खम्स, खुरास, और आप देख सकते हो जजिया, जकात, ये सारे कर इसके द्वारा ही लेकर आते हैं। 24 प्रकार के करों को समाप्त करके केवल 4 प्रकार के कर लेकर आता है और सबसे अधिक नहरों का विस्तार करवाता है फिरोज शाह तुगलक। तो इसके लिए कल फिर मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।